31st मार्च। अच्छा ठीक है जी, हैप्पी 31st मार्च टू यू टू। हाँ जी, लेट किया, 7:30 डाल दिया था मैसेज। कोई बात नहीं, अब बिना ईयरफोन के काम चलाना। चलिए जी, मीटिंग अभी स्टार्ट है क्या सर? आज तो आप बहुत बिजी होंगे। अरे नहीं, ईयर एंड पे मेरे करने लाए, मैं साल भर ही बिजी रहता हूं, तो आज अलग से कुछ बिजी नहीं हूं। सर आपको भी नींद आ रही है? मतलब आपको तो आ रही है, ये बात पक्की है। नहीं मुझे नहीं आ रही, आज नहीं आ रही है। नींद का क्या है, कभी भी आ सकती है। खाना खा के भी आ जाती, कई बार नाश्ता करके भी आ जाती मुझे तो। नहीं ऐसा नहीं होता कभी आपके साथ? मतलब कभी कभी तो ऐसा होता है कि नाश्ता करके नींद आ रही है, या कभी किसी दिन ऐसा भी हो जाता है कि डिनर के इमीडिएट बाद एक बार नींद आ रही है। तो नींद है, कभी भी आ जाती है। अच्छा खाया क्या है उस पर भी डिपेंड करता है, पिछली रात सोए कितना थे उस पर भी डिपेंड करता है, उसके तुरंत पहले पकाया किसने हमको उस पर भी डिपेंड करता है। चैप्टर क्या चल रहा है? जैसे आज अपना चैप्टर भी एकदम पकाऊ वाला है, खैर इतना पकाऊ भी नहीं है, डोंट वरी। सर एक बार पूरा रिवाइज करवा दीजिए, बैकलॉग हो गया। क्या बात कही आपने, मेरे मुंह की बात छीन ली, हालांकि मास्क बीच में आ गया। क्या बताऊं अब मैं आपको, अब इसी मास्क के बीच में आने की वजह से बेटा मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको कि अच्छा ये कहना चाह रहा हूं कि जो रिवीजन है ना आपको करना ही चाहिए। एक रिवीजन तो अब बनता है, और मैंने बड़ी मेहनत के साथ आपके लिए रिवीजन ऑलरेडी तैयार कर दिया है। ऑडियोज आपको सुनना है, उसके बैकग्राउंड में कंसंट्रेशन बढ़ाने वाला म्यूजिक भी डाला है मैंने। कहीं कहीं थोड़ा लाउड हो गया, बट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे तो वो आपको ठीक से नहीं सुनाई देगा, लेकिन फिर भी वो दिमाग तक पहुंचेगा। तो सुनो, और वो वाले टाइम पे सुनो जब आपका ऐसा कॉपी पेन कैलकुलेटर लेके बैठने का मन नहीं करता है। ऐसे टाइम पे कि आप यहां से घर पहुंचे ही, या जो भी ये क्लास अभी खत्म हुई आपकी, और उसके बाद में आपको लगा यार अब थोड़ी देर चलो, ऐसे ही इन बच्चों की बात कर रहा हूँ ऑनलाइन वालों की, चलो छत पे वॉक करता हूँ, कितनी देर से बैठा हुआ हूँ, शाम का समय भी है, तो छत पे वॉक भी कर रहे हैं, पता नहीं पास वाली छत पे कौन आता है। वहां वॉक करते करते ये ऑडियो सुन लो। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे 10-10 मिनट के आपको टाइम मिलेंगे, वहां पे आप ऑडियो सुनते जाओ। और बिलीव मी, पिछली कई बैचेस के फीडबैक है, एक दो बच्चे तो ये तक बोले कि सर ऑडियो सुन सुन के पास हो गए हम, यहां तक भी बोला है बच्चों ने। एग्जैजरेट में कुछ करता नहीं हूं, जो कह रहा हूं सच कह रहा हूं, सच के सिवा कुछ नहीं। तो आओ आज तो पढ़ ले फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेक्शन 129। 128 तक हमने पढ़ लिया, अब बारी आई 129 की। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन जो है हमने ऑलरेडी पढ़ ली। बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी और एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। तो सेक्शन 129 सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 5 हम पढ़ने जा रहे हैं। हम बात करते हैं पहले BIES की। बाइज, अरे हाँ ऐसे ही कुछ हो गया है। तो पहले बाइयों की बात कर लें। बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, स्पेशल एक्ट। जो बच्चे घर पे बिना ईयरफोन के सुन रहे हैं उनकी मम्मी के कान खड़े हो गए, भाइयों की बात क्यों चल रही है यहां पे। बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, स्पेशल एक्ट,
इनकी बात हमने सेक्शन नंबर 1 में भी की थी, याद है? हमने कहा था कंपनीज एक्ट इनके ऊपर उस हद तक लगता है जिस हद तक इनका स्पेशल वाला एक्ट कुछ और न कहे, लेकिन अगर इनका वाला एक्ट साइलेंट हो तो फिर ये कंपनीज एक्ट लग जाता है। मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था कि कंपनीज एक्ट बोलता है कि डिवेंचर मैक्सिमम 10 साल के लिए इशू हो सकते हैं, लेकिन बैंकिंग कंपनी के लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है जो बोलता है परपेचुअल डिवेंचर भी इशू कर दो। परपेचुअल वर्ड समझते हो क्या ऑनलाइन वालों? लक्ष्य कह रहा है मैं तो साइकिल चलाते हुए ऑडियो सुन लेता हूं। क्या बात है यार लक्ष्य, आपने तो मेरा दुगना दिल जीत लिया यार। एक तो आप साइकिल चला रहे हो यार, इससे बेहतरीन दुनिया में क्या बात हो सकती है। मजा आ गया यार, एक फोटो भेज देना यार साइकिल के साथ का मुझे। और ऊपर से मेरे ऑडियो सुन रहे हो, मतलब दो पसंदीदा एक्टिविटी है मेरी, वो दोनों आप कर रहे हो। बोलो क्या। बट वैसे मैं पर्सनली साइकिल चलाते हुए नहीं सुनता हूं, क्योंकि मैं हाईवे पे चलाता हूं, पीछे ट्रक हॉर्न मारे पै पै, मेरे सुना ही नहीं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट छूट जाए तुम्हारा, एफएम भी छूट जाए। कसम से, तो मैंने सोचा ही नहीं। बहुत दिक्कत है यार, तुम्हारे खातिर नहीं सुनता मैं ऑडियो, बता है, नहीं तो तुम्हारा सिलेबस बीच में छूट जाए। सर ये बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस और स्पेशल एक्ट कंपनी का क्या कहना है आपका? इनको ना अपना बैलेंस शीट P&L अपने खुद के फॉर्मेट में ही बनाना है। अपना जैसे बैंकिंग, अभी आप एडवांस अकाउंट में पढ़ोगे ना, बैंकिंग कंपनी के अकाउंटिंग उनके अलग ही फॉर्मेट में चलती, इंश्योरेंस कंपनी की उनके अलग फॉर्मेट में चलती, इलेक्ट्रिसिटी की अपने अलग फॉर्मेट में चलती है। उनको सेक्शन 129 सबसेक्शन 1 में जिस फॉर्मेट का जिक्र किया गया है बैलेंस शीट P&L, उस फॉर्मेट में बनाने की जरूरत नहीं है। कौन से थर्ड शेड्यूल में होता है ना फॉर्मेट, कुछ पढ़ा है क्या आपको अकाउंट्स? नहीं पढ़ा, पर मालूम है क्या तुमको कौन से शेड्यूल में होता है? शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 में बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है, P&L की रिक्वायरमेंट होती है, वो सब इनको नहीं फॉलो करना है, ये अलग है। इसके अलावा इफ ए मैटर इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज बाय देयर रिस्पेक्टिव एक्ट, hence they need not to disclose it। कंपनीज एक्ट बोल रहा है डिस्क्लोज कर कोई मुद्दा, और बैंकिंग एक्ट बोल रहा है मत कर तो मत कर, कोई जरूरत नहीं है। कंपनीज एक्ट तो इनके लिए सेकेंडरी हो गया, जब कोई नहीं हो तब कंपनीज एक्ट की सुन लो। जैसे कि दिन भर घर पे आपको डांट लगाने का काम मम्मी का है, किसी दिन मम्मी एब्सेंट हो जाए, वो चले जाएं किसी रिश्तेदार के यहां शादी में, तब फिर पापा की डांट सुनी जा सकती है, इफ एट ऑल वो डांटने को डिसाइड करें तो। या वो बोल दें सुबह ही चिल कर यार तू तो, आज मैं भी चिल करता हूं, तो अलग बात है। ऐसा बेचारा, ये कंपनीज एक्ट तो इनके लिए सेकेंडरी है। हाँ, और इसके बाद भी मानेंगे कि उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू देता है। अब बैंकिंग कंपनी को ये नहीं बोलो कि अच्छा तूने शेड्यूल 3 का फॉर्मेट नहीं फॉलो करा, बेकार कंपनी, जा तू ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं देती, मानेंगे नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसा नहीं। या बैंकिंग कंपनी ने वो डिस्क्लोज नहीं करा जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ने डिस्क्लोज करने के लिए नहीं कहा था, देन यू कैन नॉट पुट एन इल्जाम। अरे इल्जाम को इंग्लिश में क्या बोलूं? नहीं, इल्जाम, इल्जाम, एक एक्यूजेशन, ब्लेम, ब्लेम, हाँ ब्लेम, एक्यूजिंग, देन यू कैन नॉट एक्यूज द कंपनी, देन यू कैन नॉट अक्यूज द कंपनी कि तुम्हारा तो ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रहा बैलेंस शीट P&L, क्योंकि तुमने डिस्क्लोजर कम करा। एलिगेशंस, एक्यूजेशंस, ब्लेम, हाँ ठीक है, ठीक है, चलो ये एक बात हो गई, तब भी ट्रू एंड फेयर व्यू देता हुआ ही माना जाएगा। बाकी सब कंपनियों की बात कर लो,
तो बाकी सब में बहुत कंपनियां बची बेटा, क्योंकि बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, स्पेशल एड कंपनी, ये तो बहुत कम है संख्या में। जो 10 लाख कंपनियां हैं वो तो अदर कंपनीज ही हैं ज्यादा करके। बाकी सबको क्या करना पड़ेगा, दे हैव टू कंप्लाई विथ इंड एस। बैलेंस शीट P&L बनाना है, चल इंड एस फॉलो कर। लेट मी टेल यू, इंड एस केवल लिस्टेड पब्लिक कंपनीज को ही फॉलो करना पड़ता है, या फिर ऐसी कंपनी जिसकी नेटवर्थ 250 करोड़ रुपए को क्रॉस कर जाए, उनको फॉलो करना पड़ता है। इंडेस के बारे में मैं पहले भी बोल चुका हूं कि इंडेस का जो कंप्लायंस है ना बेटा, वो कोई आसान काम नहीं है, बहुत टेढ़ा काम है। कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स का स्पेशलाइजेशन ही इंडेस इंप्लीमेंटेशन में है। जब कोई कंपनी नई नई पहली बार इंडेस में आती ना, तो ऐसी जो रेगुलर चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स है वो तो उनसे हाथ जोड़ लेती कि यार तुम रहने दो यार। फिर वो एक स्पेशलिस्ट को बुलाते हैं, फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ इंडेस ऐसा करके। आप मानोगे नहीं, 15-15 लाख रुपए की फीस लेते हैं वो, कि अच्छा तुम इंडेस में आ गए क्या, अरे वाह बधाई हो, 15 लाख का चेक तैयार रखो तो हमसे बात कर लेना, ये तो रहने दो। तुमको नॉन इंडेस से इंडेस के अंदर लाने के लिए ये एक एंट्री लेवल फीस बता रहा हूं मैं, इससे ऊपर भी जाता है मामला। तुम नॉन इंडेस हो, तुमको इंडेस में आना है। देखो कंपनी बड़ी भारी है, तो हल्की पतली कंपनी इंडेस में आती नहीं है, और बहुत कॉम्प्लिकेशन होते हैं ऐसी कंपनियों में 50 तरह के। तो उसको देखते हुए 10-15 लाख रुपए की फीस चार्ज कर ली जाती है। उसके बाद फिर बाद में रेगुलर कंप्लायंस में उतना पैसा नहीं लगता है, पर फिर भी लगता है अच्छा खासा। सर भगवान करे सरकार बोले सब पे इंडेस लगेगा, ताकि अपना रोजगार बढ़ जाए। सर अपना रोजगार तो सरकार कम कर रही है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत। वो ऑडिट की लिमिट बढ़ा दी ना कि तुम पूरा डिजिटल ट्रांजैक्शन करोगे तो अंडर इनकम टैक्स एक्ट 5 करोड़ रुपए तक भी तुमको ऑडिट नहीं कराना है, ऐसा। अगर आपने इंडेस का कंप्लायंस नहीं करा तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। सर मान लो हमारे ऊपर इंडेस नहीं लगते तो, अरे तो इंडेस नहीं लगेंगे तो एस लगेंगे। इंड नहीं लगेगा तो भी एस तो लगेगा ना, तुम कंपनी हो। अच्छा एस किसने बनाए, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने। इंड एस किसने नोटिफाई करे, एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स को भी हेल्प तो आईसीआई नहीं कराए उस मामले में, लेकिन वो फाइनली नोटिफाई करना किसका काम है, सरकार का। बट एस पूरी तरह से किसके कंट्रोल में है, आईसीआई। सर हम जस्ट एक कंपनी है, छोटी मामूली सी कंपनी है सर, बहुत छोटी सी कंपनी है। तुम कंपनी हो ना, बस इतना ही काफी है, तुम्हारे ऊपर एस लगेंगे। तो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब ऑडिट करेंगे तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, ही विल मेक श्योर और शी विल मेक श्योर कि ये कंपनी ने एस का कंप्लायंस किया है। जो नहीं किया तो सर क्या बिगाड़ लोगे। सबको लग जाएगा तो रेट गिर जाएगा, नहीं 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 नहीं, सब पे लग जाएगा तो रेट थोड़ी गिरेगा, काम बढ़ेगा। थोड़ा सा रेट गिरेगा और काम बहुत बढ़ेगा। बहुत ही पेसिमिस्टिक बच्चा है ये सिद्धार्थ यार। तो बेटा इंडेस एएस का कंप्लायंस नहीं करा, अब क्या होगा, डिस्क्लोज करो कि हम डेविएशन में हैं इससे, रीजन बताओ कि हम क्यों डेविएशन में हैं, और उसकी इफेक्ट बताओ कि उसका प्रभाव क्या पड़ा है। राइट, जैसे आपके घर के अपने नियम है कि भाई अल्कोहल कंजम्पशन इज प्रोहिबिटेड। आपके मम्मी पापा ने आपको समझाया कि दारू नहीं पीना बेटा। सर कैसी बात कर रहे हो, हम यूं भी नहीं पीते। अरे पर अब नियम तो नियम है, बोल दिया नहीं पीना। अब एक दिन दोस्त पार्टी में ले गए, उन्होंने बोला चख के तो देख एक बार। आप भी उनके चढ़ावे में आ गए, आपने बोला आज हो ही जाए। तो फिर अगले दिन डिस्क्लोज करो
कि जो अपना लिविंग स्टैंडर्ड था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जगह, उससे हमने डिविएशन कर दिया, क्योंकि रूल था कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो वो हमने डिविएशन करा और अल्कोहल कंज्यूम कर लिया। रीजन बताओ कि क्यों करा? अरे मम्मी वो आयुष है ना, वो बहुत ही बेकार लड़का है, उसने जबरदस्ती कोल्ड ड्रिंक में मिला के पिला दिया, मेरे को तो पता भी नहीं चला। और उसका इफेक्ट क्या हुआ वो भी बताओ, कि मेरे को अभी तक चक्कर आ रहे हैं उसकी वजह से। तो बताना पड़ेगा आपको, डेविएशन हुआ ये बताओ, डेविएशन क्यों हुआ ये बताओ, डेविएशन के क्या इफेक्ट हैं, प्रॉफिट बढ़ गया कि प्रॉफिट कम हो गया, कि एसेट बढ़ गई कि कम हो गई, कि लायबिलिटी बढ़ गई कि कम हो गई, ये बताओ, डिस्क्लोज करो। सर डिस्क्लोज करने से अच्छा फिर हम कंप्लायंस ही ना कर लें। अब वही तो बात है, इसलिए तो डिस्क्लोज करने को बोल रहे हैं कि उसके डर के मारे आप कंप्लायंस ही कर लें। मम्मी को आके ये बताऊं कि मैंने पी ली, इससे अच्छा तो ना पीऊं। सर इससे अच्छा और है कि ना बताऊं। हाँ तो ना बताओ और बाद में पकड़े जाओ तो डबल जूते खाओ, फिर दो गुनाह करे आपने। एक तो इंड एस फॉलो नहीं करे, एस फॉलो नहीं करे, और दूसरा उसको छुपाया, और वो छुपाना ज्यादा बड़ा गुनाह है, राइट। फिर मम्मी का 447 पड़ेगा। बिल्कुल सही बोला बेटा, यह पड़ेगा धमाधम। सर फॉर्मेट कैसा रखना है? तो भाई जो इंडेस कंपनी है ना, उनका तो इंडेस के हिसाब से चलता रहेगा। बाकी शेड्यूल 3 का जो फॉर्मेट है, मतलब शेड्यूल 3 में दोनों फॉर्मेट दिए, इंडेस और नॉन इंडेस। अल्टीमेटली आपको शेड्यूल 3 का ही फॉर्मेट फॉलो करना है। इंडेस हो तो वैसा वाला फॉर्मेट दिया है, नॉन इंडेस हो तो वैसा वाला फॉर्मेट दिया है। पहले अलग फॉर्मेट था यार, पहले वो ऐसा करंट असेट, फिक्स असेट्स ऐसा लिखते थे। अभी वो है ना करंट असेट, नॉन करंट असेट, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी। पता पड़ा होगा ना आपने, अलग ही फॉर्मेट हो गया अब। इंडेस के लिए क्या पढ़ना पड़ता है आपके सिलेबस में बेटा? सीए फाइनल में, सीए फाइनल में है कुछ इंडेस आपके सिलेबस में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे पते की बात, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। बाकी सब लिखा पड़ा ठीक है, बट इट मस्ट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू। सबके पीछे अल्टीमेटली जो भावना छुपी है, कौन छुपी है? भावना। इस सब के पीछे कौन छुपा है? भावना। क्या भावना? कि जो भी इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूजर पढ़े, इन्वेस्टर पढ़े, उसको आपके बारे में सब कुछ सच सच पता चल जाए। जैसे आपका शादी के लिए बायोडेटा बनाए तो उसमें वो सब कुछ लिख दो कि आपके बारे में सामने वालों को सब कुछ पता चल जाए। मतलब सोचो ना, काउंटर पार्टी की अगर लड़के के लिए रिश्ता आया तो काउंटर पार्टी की जानने की इच्छा क्या रहती है? स्मोक तो नहीं करता है, ड्रिंक तो नहीं करता है, पहले से कहीं एक विवाह हो तो नहीं रखा है, ऑलरेडी लिव इन में तो नहीं है, ऑलरेडी लव अफेयर के चक्कर में तो नहीं है, एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग, कमा क्या लेता है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग, कमाता कितना है? ये चीजें तो अगर सब सच लिखने लग जाए बायोडेटा में तो लोगों को इधर उधर इंक्वायरी ना करना पड़े। यहां पे जो कहना है सच कहना है। सर चेक कौन करेगा इस सच को? अरे वो महान व्यक्तित्व, द ग्रेट चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब चेक करेंगे, और उनका सील सिक्का जहां लग गया, उन्होंने अपनी चिड़िया जहां बैठा दी, माना जाएगा कि बस इन्होंने लिख दिया है तो जो है वो सब सच है। गॉट इट? छापो, साथ साथ ही छाप दिया। श्री श्री 1008 चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब। हाँ तो मे बी बीइंग अ वैल्यूअर, जब मैं वैल्यूएशन करता हूं तो सबसे पहले मैं पुराने फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांगता हूं, वो ऑडिटेड होते हैं, तो उसके ऊपर अब मैं ब्लाइंड फेथ करता हूं कि ये ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, मैं तो इसी को बेस बना के आगे वैल्यूएशन करूंगा। और मैं अपनी वैल्यूएशन रिपोर्ट में लिख भी देता हूं कि भाई साहब मैं ऑडिट नहीं कर रहा हूं,
ये असेट कंपनी के पास एक्चुअली है कि नहीं है, ये लाइबिलिटी कंपनी की इतनी है कि इससे ज्यादा है, मुझे नहीं पता। मैं ऑडिट नहीं कर रहा हूं, मैं ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज करके अपनी रिपोर्ट आगे बना रहा हूं। ऐसा एकदम सबका अंधा फेथ होता है। उसके बाद फिर जो देश भर का डेटा इकट्ठा होता है कि इंडियन कंपनीज की सेल कितनी है, इंडियन कंपनीज का प्रॉफिट कितना, और सेंसेक्स एज ए होल पी रेशो कितना, वो सारा जो जमाने भर का डेटा कलेक्ट होता है, कैलकुलेट होता है, इंटरनेशनल एजेंसीज इंडिया के बारे में कमेंट करती है, वो सभी इसी डेटा के बेसिस पे करती है। वो कोई अपना डेटा थोड़ी बनाने आएंगे यहाँ पे। जो डेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्टिफाई करेगा वो स्टॉक एक्सचेंज की साइट पर चढ़ेगा, जो स्टॉक एक्सचेंज की साइट पर चढ़ेगा वो सबको डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसी का लोग एनालिसिस करेंगे एक्सेल शीट में डाल डाल करके तरह तरह से, और देश और दुनिया की पॉलिसी इसी डेटा के हिसाब से बनेगी। सोचो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट कितना महत्वपूर्ण व्यक्ति है। वो सर्टिफाई करेगा, पूरी दुनिया उस पर भरोसा करेगी और आगे की सारी गाड़ी उसी पर चलेगी। सोचो आप डॉक्टर के पास जाओ और झूठ बोल दो, आपकी कमर दुख रही है और आप बोलो भाई साहब पेट दुख रहा है, अब आगे का सारा ट्रीटमेंट इसी बेसिस पे चलेगा। या सोचो डॉक्टर आपको जांच कराने के लिए लेबोरेटरी के भेज दे, और लेबोरेटरी में कोई ऐसा मस्खरा बैठा और वो ब्लड ले ही नहीं और ऐसे ही लिख के दे दे कुछ, इनको मलेरिया, इनको टाइफाइड है, इनको कोविड है, या नहीं है, होते हुए भी बोलते नहीं है, या नहीं होते बोलते है, और आगे सारा ट्रीटमेंट उसकी बेस पे चले। अगर वो गलत तो सब गलत। ऐसे ही यहां पे भी है बेटा। चलो बेटा, और एक और पॉइंट रह गया, शुड बी केप्ट इन एजीएम बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अरे ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना एक तो आरओसी के पास फाइल होते हैं, अभी पढ़ेंगे हम आगे। फिर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सारे मेंबर्स को मीटिंग के कम से कम 21 दिन पहले भेजे जाते हैं। अभी तो हमने पढ़ा है कि मेंबर्स को मीटिंग का नोटिस जाता है, पर अब हम पढ़ेंगे कि ये भी किस भेजे जाएंगे मेंबर, और फिर ये मीटिंग में रखे जाएंगे एजीएम में बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसको डिस्कस करेगा मीटिंग में। चलो अब इसके बाद में आगे आती है कुछ एक बात नहीं, ये देखो आप, हाँ एक थी होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी की अपनी एसेट्स, लाइबिलिटीज, सेल जो भी कुछ थी, फिक्स्ड एसेट्स, लोन, सेल, होल्डिंग कंपनी की इतनी सारी फिक्स्ड एसेट थी, इतना उसने लोन ले रखा था, इतने कार्टून भर भर के, कार्टून भर के उसने माल बेच दिया था। लेकिन इस होल्डिंग कंपनी की ना एक सब्सिडरी भी थी, उसकी भी अपनी एसेट थी, उसका भी अपना लोन था, उसने भी सेल करी थी। इस होल्डिंग कंपनी की एक एसोसिएट कंपनी भी थी, बल्कि इसकी 25 सब्सिडरी और 50 एसोसिएट थी। सर आपने बोला था 2 से ज्यादा नहीं हो सकती है। हाँ जी, लेयर्स नहीं हो सकती 2 से ज्यादा, बट लेयर के अंदर तो 100 भी हो सकती है, ठीक है। हाँ, तो एक होल्डिंग थी, उसकी 25 सब्सिडरियां थी, सब्सिडरीज नहीं थी, सब्सिडरियां थी, और 50 एसोसिएट कंपनियां थी उसकी। तो क्या बोला होल्डिंग को कि तुम्हारे इन्वेस्टर्स को तुम बताओ कि सब्सिडरी और एसोसिएट की बैलेंस शीट भी कंसोलिडेट करके दो। अरे एक दिन मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था आपको, मैं रिपीट करता हूं। जब मैं आपको होल्डिंग सब्सिडरी पढ़ा रहा था ना, तब मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आज रिपीट करता हूं कि पापा ने आपको बोला तू इंदौर जा रहा है ना बेटा, तो ये तेरे को मैं 8,000 रुपए महीना दूंगा खर्च करने को, कम पड़े तो और ले लेना, पर हिसाब रख पूरा, और हर मंथ एंड पे डायरी भेज, छोटा बड़ा जो भी खर्चा करो लिखो। हैं, आप में से कितने बच्चे अपना खर्च का हिसाब रखते हैं मंथली कि मैंने कहाँ कितना पैसा खर्च कर दिया? 1 2 3 4, कोई रखता है इधर? ऑनलाइन वाले हैं?
एक दो तीन चार पाँच छ सात। अब देखो इतनी बड़ी क्लास में 15 बच्चे मुश्किल से हिसाब रखते हैं। इसके लिए कहावत है एक हिंदी में, दीपक तले अंधेरा। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहे हैं, ये दुनिया को झिड़कियां देंगे, ए हिसाब ढंग से रख, ऐसा नहीं वैसा रख, ये नहीं वो भी रख। खुद के हिसाब के पता ठिकाने नहीं, रखना चाहिए हिसाब बेटा। जिंदगी भर एक आदत बनाओ आज से कि जो भी खर्च करो उसका हिसाब रखो, और उसको आप, मतलब ये नहीं कि आप खर्च को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो या व्हाटएवर, बट हिसाब रखो। मंथ एंड पे, ईयर एंड पे आपको मालूम होना चाहिए कि मैंने कौन से स्टाफ के लिए कितना पैसा खर्च कर दिया। एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये आदत बननी चाहिए, इससे एनालिसिस होता है कहाँ कितने पैसे जा रहे हैं, अच्छा रहता है। किसी से कोई लेन देन बाकी हो तो आपको याद तो आ जाए कि उससे पैसे आ गए थे कि नहीं आए थे, कि दे दिए कि ले लिए। वी डोंट हैव मनी टू स्पेंड, अरे भाई तो कुछ तो होंगे, थोड़े बहुत पैसे तो अपने हाथों से खर्च करते हैं, पेरेंट्स के हाथ से दिलवाते हैं। तो भी ये हिसाब रखो कि मेरा सीए कितने में पड़ रहा है। लगाओ ना एक सीए अकाउंट बना लो, इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाओ, इन्वेस्टमेंट इन सीए अकाउंट, और उसमें जितने स्टडीज से रिलेटेड खर्च हैं वो सब डालते चले जाओ, डेबिट करते जाओ। उसमें स्टाइपेंड मिलेगा जब आर्टिकलशिप में, तो वो उसी में क्रेडिट कर देना। लगाओ कि हाँ क्यूमुलेटिव टोटल सीए कितने का पड़ा आज तक मेरे को, बजट बनाओ कि आगे कितने का पड़ेगा। फायदा क्या तुम्हारे सीए होने का, बेकार। क्या ये देखो पर्सनल क्वेश्चन में लोगों को इतना इंटरेस्ट है, मैं क्या बात। मेरी तो बहुत पहले से आदत है लिखने की। व्हेन आई वाज ए किड, तो मेरे पापा ने तो क्या करा था कि ऐसे घर में क्या होता है, सीढ़ियों के नीचे एक कमरा होता है छोटा, अभी आजकल तो सिर्फ अलमारी होती है, थोड़े पुराने घरों में ऑलमोस्ट कमरा ही होता है। उसको भंडार बोलते थे, वहां गेहूं वेहूं की कोठियां होती। उधर एक वो डालडा तेल आता है ना, वो मूंगफली तेल का बड़ा वाला डब्बा, वो कटा हुआ डब्बा साफ सुथरा, वो रखा हुआ था हमारे घर में, और थोड़ा कैश पापा उसमें डाल देते थे, और उसमें बोलते थे जिसकी जो मर्जी हो इसमें से पैसे निकाल के ले जाओ, मेरे से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। और एक कागज पेन उधर रख दिया था, इस पर लिख दो कि किसने निकाले, कितने निकाले, क्यों निकाले, बस। कोई हिसाब किताब, मतलब कोई पूछा ताछी नहीं होती थी कि क्यों खर्च कर दिया, लेकिन एक आदत थी, वहीं से एक आदत बनी हुई है। आज मैं अपने घर में भी एक ड्रॉअर में कैश रखता हूं, उधर एक कागज पेन रखा है, और उसमें से जो जो भी निकालो उस पर लिख दो। मंथ एंड पे टोटल लगा के देख लेते हैं कितना पैसा खर्च हुआ। एक सरसरी तौर पे कभी कभी 2-3 महीने में एक बार मन हो जाता तो देख लेते हैं कि अच्छा अच्छा इस तरह से पैसा खर्च हो रहा है, अरे काफी ज्यादा खर्च हो रहा है, कम हो रहा है, व्हाटएवर। आपको कंट्रोल करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, दैट्स योर चॉइस। तो बोल रहे हैं कि यार तुम्हारे पापा ने तुमको बोला डायरी बनाओ, तुम इतने बड़े वाले हो, तुमने 8,000 की डायरी में 3,000 का तो पूरा डिटेल्ड हिसाब लिखा कि चाय पी, पोहे खाए, एक्स्ट्रा सेव डलाई 2 रुपए की। हाँ हाँ, तो कितने पोहे कितने खा रहे हैं, 5 10 के पोहे खाए और उसमें 1 रुपए की एक्स्ट्रा सेव डलाई, वो भी लिखा तुमने। 3,000 की तो ऐसी डिटेल, और बचे हुए 5,000 के लिए लिखते हैं मिसलेनियस और एस स्पेसिफाइड इन अदर डायरी, एस स्पेसिफाइड इन अदर डायरी। और अदर डायरी में जाके देखो तो वहां पे आया कि उस डायरी से यहां आए थे 5,000, उसमें से 250 रुपए के हिसाब बता दिया, 4,700 बचा, एस स्पेसिफाइड इन थर्ड डायरी। तो होल्डिंग कंपनी में यही तो है, लोगों ने 10,000 करोड़ रुपए दिए हैं, उसमें से 6,000 करोड़ तो उसने सब्सिडरी में घुसा दिए, तो 4,000 करोड़ की तो फुल डिटेल, और 6,000 करोड़ के लिए क्या लिखा, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, फुल स्टॉप। अरे भैया वहां वो 6,000 करोड़ का क्या घालमेल करा आगे, और फिर उसने फर्दर लगा दिया तो उसने क्या करा, तो ये सब नहीं चलेगा। पापा बोले ये क्या बेवकूफी है, दूसरी डायरी की एंट्री भी इस डायरी में लाके कंसोलिडेट करके पूरा बता। या फिर ढंग से बता दे कि ये मिसलेनियस कौन है जिसकी खातिर इतने पैसे खर्च हो गए तेरे। कंसोलिडेट कर, सारी फिक्स्ड एसेट आपस में जोड़ ले, सब्सिडरी की भी जोड़ ले, एसोसिएट की भी जोड़ ले, उनके लोन वोन भी सब जोड़ ले। सर ये कंसोलिडेट कैसे करते हैं, वो अकाउंट्स में पढ़ाएंगे ना यार, वो मैं थोड़ी पढ़ाऊंगा। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर होता है पूरा, आई डोंट नो इंटर में कि फाइनल में है, इंटर में कंसोलिडेशन में है, एडवांस अकाउंट में, फिर बोलो।
अच्छा, ये बच्चे बता रहे हैं कि वो 5,000 रुपये कहाँ गए सर, वो श्रद्धा, आराधना, पूजा, भक्ति, भावना, आरती में खर्च हो गए। कितने धार्मिक बच्चे हैं बताओ। ये तो ये कंसोलिडेट करना पड़ेगा, ये भी एक रिक्वायरमेंट है। हाँ, सब कंसोलिडेट करके दो आप, ऐसा नहीं चलेगा अलग अलग दे दो। तो बोल रहे हैं हर कंपनी जिसकी सब्सिडरी या एसोसिएट हो उसको उसको अपने शेयर होल्डर को 2 सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट देना पड़ा है, एक सेट स्टैंड अलोन और एक सेट कंसोलिडेटेड। ये तो हमारी स्टैंड अलोन बैलेंस शीट जिसमें सिर्फ इतना ही लिखा है इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, और ये हमारी कंसोलिडेट, दोनों सेट देने पड़ेंगे। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट दो, कंसोलिडेटेड P&L दो, कंसोलिडेटेड कैश फ्लो दो, स्टैंड अलोन बैलेंस शीट दो, स्टैंड अलोन P&L दो, स्टैंड अलोन कैश फ्लो दो, डबल डबल दो। सर फिर सब्सिडरी क्या करेगी? अगर वो सब्सिडरी की और कोई सब्सिडरी नहीं है तो जो सब्सिडरी अपनी बनाएगी वो तो एक ही बनाएगी, क्योंकि उसको कोई कंसोलिडेट करने की आगे जरूरत नहीं है। 70% शेयर आपके पास है और 30% शेयर पब्लिक के पास है, तो जो सब्सिडरी अपनी बैलेंस शीट बनाएगी वो तो ऑब्वियसली स्टैंड अलोन बनाएगी ना, वो थोड़े कंसोलिडेटेड देगी। मेक इन एडिशन, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रूल क्या है? मेक इन एडिशन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो भी बनाओ ये भी बनाओ। और सर उसमें इंक्लूड क्या कर लें? उसमें यार सारी सब्सिडरी डाल दो, उसमें सारी एसोसिएट कंपनी भी डाल दो, और एक तीसरी जानकारी और दो। एक तो होल्डिंग ने अपनी अकेले के फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे दिए, एक होल्डिंग ने कंसोलिडेटेड दे दिए, और एक होल्डिंग क्या करेगी, एक तीसरा काम करेगी कि सब्सिडरीज और एसोसिएट्स के जो स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनकी समरी, फुल नहीं, उनकी समरी भी छाप करके देगी। सर उनके फुल चाहिए तो क्या करें हम? हमारे पास एच लिमिटेड की है स्टैंड अलोन है, हमारे पास एच लिमिटेड की कंसोलिडेटेड है एस के साथ में, और हमारे पास एस की सब्सिडरी है। सुनो, आप किसके शेयर होल्डर हो? एच के। ध्यान दो, ऑनलाइन वालों टाइप करो कि बताओ तो तुम किसके शेयर होल्डर हो। क्या बोला मैंने अभी अभी? तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करे, देखें कौन कौन जाग रहा है। जो जाग रहा है वो टाइप करके बता दो कि तुम किसके शेयर होल्डर हो, एच के हो कि एस के हो। आधे जाग रहे हैं इसमें से। एच के शेयर होल्डर हो तो तुमको पता है जो घर पे किताब आएगी ना, वो किताब में एक तो एच का स्टैंड अलोन मिलेगा, क्या मिलेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरा का पूरा। दूसरा एच एस कंसोलिडेटेड मिलेगा पूरा का पूरा। तीसरा एस की समरी मिलेगी। सर मेरे को एस की समरी नहीं, एस का पूरा चाहिए, पूरा का पूरा चाहिए। अब मैं क्या करूं? तो एच की वेबसाइट पे चले जाओ, वहां एस का पूरा आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिल जाएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की वेबसाइट पे चले जाओ, वहां उसकी सारी सब्सिडरीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको मिल जाएंगे। यानी फ्री में मिलेंगे, कोई भी डाउनलोड कर सकता पूरा हिंदुस्तान। पैसा ऐसा कुछ नहीं लगेगा। पैसा लगता है आप आरओसी से मांगने जाओ तो, कि भाई साहब इनकी वेबसाइट पे मजा नहीं आ रहा है मेरे को, आप तो, और हो सकता है इनने इनकी वेबसाइट पे भी झूठा डाल दिया हो, आपको कुछ और फाइल करा, यहाँ कुछ और डाल दिया। अरे मेरे को इन पे भरोसा नहीं, मैं तो आपके पास से लूंगा। तो वहां 100 रुपए लगते हैं आरओसी में, बस 100 रुपए में एक कंपनी पूरी डाउनलोड हो जाती है। 25-30 कैप्चर डालने पड़ते हैं बस, क्योंकि वो उस कंपनी ने अगर 25 चीजें फाइल कर रखी है आरओसी के पास, तो एक बटन पे 25 डाउनलोड नहीं होती। एक आइटम डाउनलोड करो, पहले उसका कैप्चर डालो, फिर दूसरा आइटम का कैप्चर डालो, दूसरा आइटम को क्लिक करो, उसका कैप्चर डालो, उसको डाउनलोड, ऐसे चलता। हाँ बेटा, आउटसाइड इंडिया की बात दिव्या अभी हम करेंगे। नहीं नहीं, कंपनी बेटा ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं कि कंपनी झूठ बोलेगी, पर मैं कह रहा हूं कि आपको नहीं चाहिए वेबसाइट से, आपको एमसीए से ही चाहिए, तो ले सकते हो ना पैसे देके।
अरे एक मिनट क्या छूट गया, मैंने पिछले में एक एक्सप्लेन नहीं करा ना पॉइंट। अच्छा, कंसोलिडेटेड सर कैसे बनेंगे? अरे भाई कंसोलिडेटेड पे भी वही इंड एस लगेंगे, वही एएस लगेंगे, वही शेड्यूल 3 लगेगा। कंसोलिडेटेड के नियम अलग थोड़े हैं कोई। देखो अभी कशिश ने सर्च भी कर लिया रिलायंस की वेबसाइट पे, इनको 94 सब्सिडरीज मिली। बस तो सबके फाइनेंशियल स्टेटमेंट कशिश डाउनलोड कर लो बेटा, और कल याद करके आना। पूछूंगा मैं सेल किसमें कितनी है, फिक्स एसेट कितनी, डेटर्स कितने। अच्छा, इसकी पिछली वाली स्लाइड पे हमने पढ़ लिया था सेक्शन नंबर, कहां चला गया, 1, 2 और 5, सबसेक्शन 1, 2, 5 यहां पढ़ लिया था। फिर यहां पढ़ लिया 3, 4, तो 1, 2, 3, 4, 5 ये हो गया। अरे वाह, बड़ा मजा आया। हा हा, अरे फिर से एक बार। कैमरा, लाइट, एक्शन, 6 and 7 सबसेक्शन। अच्छा, कुछ एग्जाम्शन की बात चल रही है, वेरी गुड। सेंट्रल गवर्नमेंट में इट्स ओन or on the application by class of companies exempt either unconditionally or with some conditions। ये जो अभी तक हमने पढ़ा 1, 2, 3, 4, 5, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो क्या कर सकती है, किसी कंपनी को या क्लास ऑफ कंपनीज को इन सबसेक्शन से या इनमें से कुछ सबसेक्शन से अनकंडीशनली या कुछ कंडीशन के साथ एग्जाम्शन दे सकती है। ये गवर्नमेंट अपने पास पावर रखती है, क्योंकि पता नहीं कब कैसी परिस्थितियां बन जाए, तो सरकार समय समय पे तरह तरह के एग्जाम्शन देती रहती है। हाँ, डायलॉग थोड़ा बदल गया। कैमरा, लाइट, सेक्शन। सर ये एग्जाम्शन मोदी जी देंगे कि अपने शिवराज मामा देंगे? नहीं नहीं, मामा जी को इसमें कोई पावर नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट के जुरिस्डिक्शन में नहीं है। मामा जी, योगी जी ये लोग नहीं दे पाएंगे। कौन देगा? मोदी जी देंगे, स्वयं दे देंगे, या तो वो या आपकी चिट्ठी लिखने पे दे देंगे, बिना शर्त के छूट दे देंगे या शर्तों सहित छूट देंगे। सर नहीं मानने वालों का क्या होगा? पनिशमेंट। ओ, 1 साल तक की क्या हो सकती है? जेल। सर बहुत कम में आ रही है जेल, तो 1 साल जेल में रह के देख लो, तो पता चल जाएगा कि 1 साल कितना होता है। जुर्माना भी लग सकता है 50,000 से 5 लाख तक का। सर मेरे को तो ये याद ही नहीं रहता कहां 1 साल है, कहां 50,000 है, कहां। याद भी नहीं करना है आपने, प्रिस्क्राइब लिख देना आप, तो बस इतनी घालमेल चलेगी। सर जेल में कौन मिलेगा? मुकेश भाई, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के केस में। क्यों सर? क्योंकि वो हैं द मैनेजिंग डायरेक्टर। और सर कौन मिलेगा? सारे के सारे होल टाइम डायरेक्टर्स। नहीं, सारे नहीं, ओनली द होल टाइम डायरेक्टर हु इज इन चार्ज ऑफ फाइनेंस। होल टाइम डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फुल टाइम एम्प्लॉय होते हैं जो कंपनी के, जो फाइनेंस का काम देखते हैं। 128 में भी यही 2 लोग थे ना, एमडी थे और होल टाइम डायरेक्टर हु इज इन चार्ज ऑफ फाइनेंस, और सीएफओ साहब 128 में भी थे। तो सर 128 129 में फर्क क्या है? अरे 129 128 है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में,
और 129 है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनेगी तभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे। बुक्स ऑफ अकाउंट्स केवल डायरेक्टर देख सकते हैं, बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट सारे शेयर होल्डर को बांटा जाता है, और पब्लिक एट लार्ज भी देख सकती है। और एनी पर्सन चार्ज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फॉर दिस सेक्शन। सर हमारे तो ऐसा कोई है ही नहीं, ना एमडी है, ना होल टाइम डायरेक्टर है, ना सीएफओ, और हमने डेजिग्नेट कभी किसी को करा ही नहीं। बस तो फिर सारे के सारे जेल जाएंगे। अगली बोर्ड मीटिंग जेल में ही होगी, तिहाड़ जेल या फिर यरवड़ा जेल में। सर जो जेल होती है वो बेलेबल हो सकती है क्या? नहीं बेटा, जेल अवेलेबल नहीं होती है, जो आपके अगेंस्ट रिपोर्ट होती है ना उसके सामने बेल मिलती है आपको। कि एक तो क्या है कि आपके खिलाफ किसी ने एफआईआर करा दी, पुलिस ने इमीडिएट जेल में डाल दिया आपको कि जब तक केस चलेगा तुम जेल में रहोगे। फिर आप कि तुम भाग न जाओ कहीं केस के चक्कर में। फिर आप जमानत देते हो कि ये मेरे पैसे रखो और ये मेरा गारंटर रखो और मुझे जेल से बाहर रहने दो कम से कम जब तक केस चल रहा है। वो बोलते हैं कि बेलेबल है कि नॉन बेलेबल ऑफेंस है, उसको बोलते हैं। फिर केस चलता है और जब केस का फैसला हो जाता है फिर सजा सुनाई जाती है। फिर जो सजा सुनाई जाती है उसमें अगर 1 साल की जेल दे दी, वो बेलेबल नहीं होती, वो तो काटनी पड़ती फिर से। अच्छे व्यवहार के कारण जल्दी छोड़ सकते हैं। अच्छे व्यवहार मतलब जेलर को ज्यादा पैसे दे दो तो। यार अब ये बहुत ही बेकार सेक्शन है ना, 130 और 31। ये आपकी रेंज के बाहर के सेक्शन है, मतलब सिलेबस के अंदर हैं, बट इसको समझने के लिए ना रियल लाइफ की बहुत डेप्थ चाहिए। अदरवाइज ये सेक्शन ऐसे बोरिंग, बकवास और थोड़े से गलत से भी लगते हैं। हाँ बेटा, प्रैक्टिकली तो ऐसे बहुत ही कम लोगों को जेल होती है जो भयंकर सरासर फ्रॉड होते हैं ना, सत्यम के जैसे प्रमोटर थे, बी रामलिंगा राजू, उस टाइप के लोग। बाकी तो बहुत कम होते हैं ऐसे जेल के केसेस। रीओपनिंग ऑफ अकाउंट्स एंड रीकास्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो एक तो ये सेक्शन है इस तरह का, फिर उसके बाद में आएगा 130 और आगे, फिर उसके बाद में ये 131 आएगा वॉलेंट्री रिवीजन। उसमें 129 और 134 का भी जिक्र होगा। इसके बाद फिर लिमिटेशन ऑन रिवीजन आएगा। ये जो अगली 4 स्लाइड है ना, बहुत बेकार है ये। छोड़ दूं क्या कि एक बार पढ़ा तो दूं? नहीं, एग्जाम में तो कुछ भी आ सकता है भैया। एग्जाम में क्यों नहीं आएगा, जरूर आएगा। कम आता है पर आ तो सकता है। बोलो ऑनलाइन वाला, छोड़ दूं कि पढ़ा दूं? एक बार तो पढ़ा दूं कि ऐसा छोड़ ही दूं पूरा? पढ़ा दो, ज्यादा लिखा हुआ आ रहा है। पढ़ाओ, पढ़ाओ, पढ़ो। रीओपनिंग ऑफ अकाउंट्स एंड रीकास्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर वो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो गए थे, एजीएम भेजीएम सब हो गई, ऐसे ही बोलते ना, एजीएम वेजीएम या एजीएम भेजीएम, वट एवर यू। क्या पसंद करोगे आप, एजीएम वेजीएम की एजीएम भेजीएम? वेजीएम, अच्छा ठीक है। तो एजीएम वेजीएम सब हो गई थी। सर अब बाद में याद आया कसम से, क्यों रे, और
कुछ गलत हो गया था यार, तो यार वापस खोलो यार, बंद कर दिए थे ऐसे तो वो सब, कुछ छूट गया था यार, वापस उसको पूरा कर दो। सपोज किसी की डेथ हो गई और वो मुस्लिम या क्रिश्चियन है और उसको दफना दिया, पीटी वीटी में डाल के ढेर सारा नमक डाल देते हैं उसके साथ, बड़े बड़े नमक के डल्ले, ताकि जल्दी गल जाए हड्डियां उसकी, ऊपर से मिट्टी विट्टी सब डाल दी, फिर अगले दिन याद और कसम से यार कुछ छूट गया अंदर गलती से। वो भैया जो सब लोग उसमें मिट्टी डाल रहे थे ना, तो किसी की सोने की अंगूठी गिर गई हीरे वाली उसमें ऐसे, फिर उसको याद आया वो तो अंदर ही रह गई यार। अब क्या करो यार, अब गड़े मुर्दे उखाड़ो। यहां पे वही कर रहे हैं अपन सेक्शन 130 में, गड़े मुर्दे उखाड़ने की बात कल चल रही है। आसान काम नहीं है ये, पुलिस करवाए तो ठीक है। वो देखा था ना दृश्यम में, याद आया दृश्यम का सीन, गड्ढा खुदवाते हैं वहां पे, है ना, हाँ, पर जानवर निकलता हालांकि उसमें से, वो खुद नहीं खुदवा रहे थे कि हमको खुदवाना, पुलिस खुदवा रही थी। यहां देखें देखें यहां कौन खुदवा रहा गड्ढा, हु कैन अप्लाई, सेबी। सेबी बोलेगी इस कंपनी के पुराने अकाउंट फिर खोलो, दया कुछ तो गड़बड़ है। एसीपी प्रद्युमन वही सेबी, कुछ तो गड़बड़ है, कवर खोद दो, दरवाजा तोड़ दो। या इनकम टैक्स वाले, अरे भैया इनसे तो बहुत डर लगता है यार, इनकम टैक्स वाले से तो बहुत डर लगता, क्योंकि ये क्या है, वो एक पिक्चर थी उसमें था ना, मैं आया हूं तो कुछ तो लेके जाऊंगा, वैसे लोग हैं, मतलब ये आ जाते हैं तो वो आते ही इसलिए लेके जाएंगे कुछ तो। बहुत ही खतरनाक लोग है ये इनकम टैक्स अथॉरिटी। ये खुलवा देंगे कंपनी के अकाउंट्स की, चलो वापस खोलो, ये तुमने गड़बड़ करी थी, ढूंढ के निकालो इन्होंने क्या गड़बड़ करी, उसको सही करवाओ। क्राइम मास्टर गो, हाँ राइट, आया हूं तो कुछ तो लेके जाऊंगा। या कोई भी स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी, अरे कोई और हो यार, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, या कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यू है, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, मतलब स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी, कोई और सरकारी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन बोल दे कि नहीं नहीं इनके अकाउंट्स वापस खुलवाओ, या इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो पुराने से ठीक कराओ, ताकि यहां तक सब ठीक हो जाए। और एनी कंसर्न पर्सन, अब वो कंसर्न पर्सन कंपनी खुद भी हो सकती है, वो आगे 131 में कवर होगा, बट कोई शेयर होल्डर डायरेक्टर भी हो सकता है कंसर्न पर्सन में। जैसे एम्प्लॉइज भी हो सकते हैं कंसर्न पर्सन, जैसे एम्प्लॉइज का बोनस ना कंपनी के प्रॉफिट पे कैलकुलेट होता है, वो पुराना डिस्प्यूट निकाल रहे हैं कि जानबूझ के उन्होंने प्रॉफिट कम बता के हमको बोनस कम दिया था, पुराने अकाउंट्स खोले जाएं, उनको ठीक किया जाए ताकि हमारा बोनस का सही अमाउंट मिल सके, समथिंग लाइक दैट। ऐसे ऐसे हर कोई नहीं खुलवा सकता है, कोई एकदम सॉलिड होना चाहिए आपके पास में। कारण वो दृश्यम मूवी में आपने ये भी देखा था कि सब लोग पुलिस के खिलाफ हो जाते हैं कि जब इनके पास गिरफ्तारी वारंट नहीं है, जो सबूत नहीं है, तो आप उठा के नहीं ले जा सकते। अरे पुलिस आपके घर आ जाए कल को, आपके घर आ जाए, क्या नाम आपका, श्रेयांश, पुलिस आ गई श्रेयांश के घर और बोले वो एक अरविंद सोनी का मर्डर हो गया इंदौर में, बोले श्रेयांश भी था उसमें, 3 लोग थे जिन्होंने पिटाई कर करके उस आदमी को मार डाला, वो 2 मिल गए, तीसरा पता नहीं चल रहा कौन है। पुलिस आ गई, यही है, गौर से देखिए इस मासूम चेहरे को, ऐसा जो मास्क के पीछे छुपा है। श्रेयांश बोला अरे मेरे लेना नहीं देना नहीं, मैं कौन, मैं इंदौर में नया हूं, क्या कर रहा हूं आप, कोई सबूत है आपके पास जो ऐसा रिमांड पे ले लोगे मेरे को आप? कोई सॉलिड होना चाहिए ना, कुछ कुछ तो होना चाहिए, ऐसे थोड़ी कि कोई कैसे कभी भी खोल दे अकाउंट्स। हाँ, बाद में जवाब देना भारी पड़ जाए नहीं तो पुलिस को फिर, कि श्रेयांश को ऐसे कैसे पकड़ के ले गए। हाँ, श्रेयांश तो बोलेगा कि मैं तो एनपीए में था उस दिन, सीसीटीवी के फुटेज दिखाएगा कि देखो मैं वहीं बैठा था। अब वो चलता है कि नहीं मेरे को नहीं पता। सर कहां अप्लाई करें ये पुराने अकाउंट्स खुलवाने, रिकास्ट करवाने? कोई भी कॉम्पिटेंट कोर्ट, इस तरफ कोर्ट है तो कोर्ट में क्या कॉम्पिटेंसी,
भाई मेरे लिए आप बोलो कि तू कॉम्पिटेंट है इनकॉम्पिटेंट है, कोर्ट तो कोर्ट होता है सर। नहीं 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 नहीं, अलग अलग कोर्ट में अलग अलग कॉम्पिटेंसी होती है। छोटे जज साहब छोटे मामले सुनते हैं, बड़े जज साहब बड़े मामले सुनते हैं। हर जज हर मामला, हर कोर्ट हर मामला थोड़े सुन सकता है। या फिर अपनी वो प्यारी सी ट्रिब्यूनल एनसीएलटी, उधर अप्लाई कर दो। SEBI, income tax authority, statutory regulatory body, concerned person, they'll go to any competent court or national company law tribunal. नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल हमारे देश की इतनी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हो चुकी है, मैं बता नहीं सकता हूं आपको। क्योंकि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी के भी जो हजारों करोड़ के मामले हैं वो सब एनसीएलटी देखता है। वो जो लाखों करोड़ का कंपनियां बिजनेस कर रही है वो सब परमिशन के लिए एनसीएलटी के पास पहुंचती तरह तरह की। NCLT has become a very powerful court of India, very powerful. मुझे लगता है कि मतलब इसमें जज बनना भी बहुत ही प्रेस्टिजियस पोजीशन है और शायद मलाईदार भी। एक्शन नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, जज लोग बहुत ईमानदार होते हैं, आपको पता नहीं। हमारे देश के सारे जज, सारे कलेक्टर, सारे कमिश्नर, सारे पॉलिटिशियन निहायत ईमानदार लोग हैं, अव्वल दर्जे के ईमानदार, छठे हुए ईमानदार। पुलिस भी, अरे पुलिस भी ईमानदार है। However, definition of ईमानदारी will be given separately. That will be covered in next chapter. सीएल में भी तो हाउएवर हो सकता है। फिर एक्शन क्या लेगा ट्रिब्यूनल? ट्रिब्यूनल रीओपन कर देगा अकाउंट्स को या रीकास्ट करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, मतलब करेक्ट करेगा। बुक्स ऑफ अकाउंट्स विल बी रीओपन्ड और फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल बी रीकास्ट। ले दे के कोई बेईमान है, तुम लोग हो भारत के नागरिक, बाकी सब सज्जन लोग। सर ये तो ऑडिटेड है, फिर इसमें कैसे गलती निकल गई? अब अगर ऑडिटेड में गलती निकल गई इसका मतलब हमेशा ये नहीं कि ऑडिटर मिला हुआ है। ऑडिटर बहुत शानदार, क्या हुआ, मेरा हिंदी मीडियम था जब मैं सीए पढ़ता था, तब हिंदी मतलब एकदम शुद्ध हिंदी, इंग्लिश का एक शब्द भी मैं नहीं लिखता था। मैं लिखता था आयकर अधिनियम 1961 के धारा 32 के प्रावधानों के अनुसार ह्रास की गणना निम्नानुसार की जाती है। दैट लेवल ऑफ हिंदी। तो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था मैं। अब क्या है, सीए में हिंदी के मॉड्यूल आते ही नहीं थे उस टाइम पे, तो मैं ऐसे कोई XYZ ऑथर्स की बुक लाते थे, तो उसमें हम अंकेक्षण की किताब ला के आए, तो उसमें अंकेक्षक के बारे में बहुत ही शानदार बात लिखी थी। मतलब हिंदी ट्रांसलेशन की वजह से इतना बेकार लगने लग गया था वो लाइन उसमें लिखा था कि अंकेक्षक एक शिकारी कुत्ता नहीं है, वो चौकीदारी करने वाला कुत्ता है। सर ये तो बहुत ही गलत लिखा है सर। उसका इंग्लिश असल में देयर इज एन इंग्लिश सेइंग कि ही इज नॉट अ ब्लड हाउंड, ही इज द वॉच डॉग। इंग्लिश सेइंग, इंग्लिश में भी ऐसे लिटरल मीनिंग नहीं कि वो है तो डॉग ही, ऐसा नहीं। ब्लड हाउंड मतलब शिकारी कुत्ता होता है, और वॉच डॉग मतलब चौकीदारी करने वाला। सो ही इज नॉट अ ब्लड हाउंड, ही इज अ वॉच डॉग। ऑडिटर जो है वो इन्वेस्टिगेटर नहीं है, वो जासूस नहीं है कि तुम्हारी एक एक चीज को छानबीन लेगा। वो सिर्फ एक सिस्टम को चेक कर रहा है, वो सिस्टम सही है तो उसने बोल दिया ट्रू एंड फेयर, लेकिन साला इसके बाद भी फ्रॉड निकल आया। तो फ्रॉड निकल आया इसका मतलब ये नहीं, अगर ऑडिटर प्रूव कर दे कि मैंने ढंग से देखा था भाई साहब। अरे वो जादूगर बुलाता है स्टेज पे, बोला अलमारी खोल के देखो इसमें कोई है, आपने चेक करा नहीं है, आपने पब्लिक को बोल दिया नहीं है यार, पर साला अलमारी के अंदर एक और सीक्रेट अलमारी थी, ये किसी को ही नहीं मालूम पड़ रहा था है। तो अब आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, आपने अच्छे से चेक करा था जैसे नॉर्मली चेक करना चाहिए। तो निकल जाए गलती यार। ऑडिटर अगर साबित कर सके उसके वर्किंग पेपर बराबर हैं तो उस पर आंच नहीं आएगी, और अगर वो नहीं कर सके साबित तो मानेंगे वो भी मिला हुआ है।
फिर उसके पनिशमेंट नफरा देगा, नई अथॉरिटी एक और एक नफरा, वो ऑडिटर के सिर पे हथौड़े मार देती है, वो अलग लेवल की है, पढ़ते हैं उसके बारे में। क्यों सर ये क्यों चेंज कर रहे हैं? बिकॉज द अकाउंट्स वर प्रिपेयर्ड इन फ्रॉडुलेंट मैनर। ये सब हो क्यों रहा है? क्योंकि इसके पीछे क्या हुआ था? फ्रॉड। या फिर क्यों ओपन हुआ ये सब? और द कंपनी वॉज मिसमैनेज्ड। उस समय राम भरोसे चल रही थी कंपनी, और अब सही हाथों में आई है, और अब सरकार ने पुराने सारे अकाउंट्स भी खुलवा करके उनको क्या कर दिया है? ठीक कर दिया। जिनसे पैसा लेना ही नहीं है उनसे मांग रहे हैं, जिनसे नहीं मांग रहे हैं उनसे असल में लेना है। सब मिसमैच हो रखा है। क्या मिसमैनेज हो गया? मेन प्रमोटर की डेथ हो गई, उसका परिवार ढंग से संभाल नहीं पाया, लफड़ा हो गया। ईजीएम का टाइम हो गया। ओहो हो, करते हैं अपन शुरू। अब वैसे क्या होगा बेटा, आपको शेड्यूल मिला क्या आज का रिवाइज्ड कुछ? अभी क्या होगा, अभी 2:15 से मेरी पास वाली रूम में क्लास है, तो उससे खैर कोई फर्क नहीं है। मैं दोनों क्लासेस को ईजीएम दिखाऊंगा, ठीक है? नहीं, वो वायर उधर से इधर आता है, तो मैं वहां पे से उसको ऑन करूंगा तो यहां भी दिखेगा। आप चाहें तो उनके वाले जूम में लॉगिन भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको एक अलग आज लॉगिन आईडी भी आया होगा, एक सेपरेट लिंक भी आई होगी आज। हाँ हाँ, मतलब वो पहले वाली लिंक जो है, वो लिंक भी होगी आप लोगों के पास ना? अरे जो पहले वाली लिंक जिस पे मैं पढ़ाता था, पहले वाली लिंक पे किसी के पास है क्या? आप बाकी लोग, श्रेयांश आप उसको ग्रुप पे डाल दो, उस पे अपने टेलीग्राम पे। वो ओपन है ना, अभी ओपन फॉर पोस्टिंग है ना। अभी श्रेयांश उसको डाल रहा है, हाँ 1 2 3 4 5 पासवर्ड वाली। श्रेयांश अभी पोस्ट कर रहा है, बाकी लोग मत करो अभी। वो तो 30 दिन की है, वो मुझे नहीं मालूम, चल रही होगी। चलो यार, अपन उसको ओपन करके देखें। Electronically for inspection, and equity shareholders desiring to inspect them can visit the shareholders information under the heading Investor Relations section. आवाज नहीं आ रही ना? अभी आवाज कैसे वॉइस शेयर करूं? मैं बोलाता हूं किसी को यहां से। ये भाई साहब बोलना शुरू कर चुके हैं। जस्टिस रिटायर्ड श्री B.N. श्री कृष्णा, या तो इनको कुछ होगा, किसी तरह से अपॉइंट किया होगा मीटिंग में कुछ करने के लिए। अच्छा, ये शेयर होल्डर है, देखो नीचे लिखा आ रहा है ना। एक मिनट यार, इसको वॉइस, क्योंकि ये यहां से वहां तक
जाएगी कैसे आवाज? Ladies and gentlemen, तो मैंने ये लगाया था पर अच्छा and नहीं आ the रही। purpose of the today's meeting. The shareholder- बुलाता हूँ, देखो हर्षित भैया कुछ करे आके इसमें, तो वो एक कनेक्टर लगा देंगे, वॉइस का तो शायद आ जाएगी। ऑयल टू केमिकल, Limited, a wholly owned subsidiary of RIL, has a going concern on a slum इसमें आवाज ट्रांसफर करो ना। हाँ, उस साइड भी ये इंतजाम रखना कि वॉइस भी चले जाए इसमें, है ना। in the area includes the following. A. Refining and petrochemicals plants and manufacturing assets at RIL's Jamnagar, Dahej, Hazira, Nagothane, Vadodara, Patalganga, Silvassa, Barabangi, and Hoshiarpur locations. B. Bulk and wholesale marketing and 51% equity interest of RIL. Of RIL in Reliance Sibur Elastomer Private Limited, a subsidiary of RIL, and a joint venture between RIL and Sibur Investments. Operating manufacturing sites, retail stations, and country fuel depots and offices of the O2C business, and any other real estate required for the O2C business as have been agreed. चले, हाँ चलो, वो हो गया Right? उठा लेता हूँ, किस्त मेरे छाते हैं। बेटा दूसरे वाले में लॉगिन कर लो आप, दूसरी लिंक में अभी भेजी क्या? अर्ली बर्ड वाले बच्चे जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो आपको अभी एक नई लिंक भेजी है हर्षित भैया ने, उस पे ऑडियो वीडियो सब आ जाएगा 5-7 मिनट के अंदर, ठीक है? आप उस पे लॉगिन कर लो, नई लिंक आ गई है एक।